Now we are going to study the human physiology, in which we are going to study human digestive system. That is the system of biology, system of human beings, in which digestion process occurs. ये ह्यूमन में पाई जाने वाला एक सिस्टम है. देखिए इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके सारे सिस्टम आ जाते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले सिस्टम्स को पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. It is very complicated system in higher living organism, higher level of animals, higher levels जितने animals हैं जिसमें human we are हम आ जाते हैं. तो हमें हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम्स है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. इसके बाद हम रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, बहुत सारे सिस्टम देखते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. और डाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से, जिसके हेल्प से हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है. डाइजेस्टिव फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है. देखिए होता क्या है, हम जो भी फूड ले रहे हैं दैट इज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी. वो हमारे बॉडी के लिए एक न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें 3 मेन न्यूट्रिएंट्स विच वी कंसिडर्ड फॉर आवर फूड आर कार्ब, फैट एंड प्रोटीन. ये 3 ऐसे कहा जाए तो न्यूट्रिएंट है जो हाँ कंसिडर्ड किए जाते हैं. दैट इज़ कार्ब, फैट एंड प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट व्हेन डाइजेस्ट, व्हेन ब्रेक डाउन, when it's break down it convert into monosaccharides. Fat when break down it converts into fatty acid and protein into amino acids. ठीक है, तो ये जो यूनिट्स है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. और इसका कॉम्प्लेक्स यूनिट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कार्ब, फैट एंड प्रोटीन. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन प्रोसेस. एंड फॉर दिस प्रोसेस वी हैव अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इन आवर बॉडी विच इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. इस प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी में जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट मीन्स दैट ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. कॉम्प्लेक्स फूड को, जटिल भोजन के जटिल रूप को सरल में तोड़ना हिंदी में कहा जाएगा. और डाइजेशन मीन्स ही होता है पाचन, और डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र. ठीक है, ये सिस्टम हमारे बॉडी में 2 पार्ट से बना हुआ है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 मेन पार्ट्स हैविंग एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. ठीक है, इस सिस्टम में 2 पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट का नाम है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे का नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल मीन्स एक नाला बोल लीजिए या आहार नाल कहते हैं हिंदी में. मतलब एक लेंथ में हमारे बॉडी में कहा जाए तो एक ऐसी नली है जो कि माउथ से लेके एनस तक है, जिसकी लेंथ ह्यूमन बीइंग, वी आर कंसीडरिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो जितने लेंथ वगैरह भी आ रहे हैं तो वो ह्यूमन को कंसीडर करके बताया जा रहा है. अलग अलग एनिमल में इट में डिफरेंट और डिफरेंट है, इट शुड बी वेरी, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लेंथ, एलिमेंट्री कैनाल लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो 9.25 से 10 मीटर, 9.25 to 10 मीटर, और इट मे बी 30 फीट इन लेंथ. हैविंग 5 important parts: माउथ, ओइसोफेगस, माउथ जिसे हम मुख बोलते हैं हिंदी में, ओइसोफेगस ग्रास नली, स्टमक अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत. ठीक है, अब इसी माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में वी हैव सम काइंड ऑफ ग्लैंड्स. एंड एलिमेंट्री कैनाल में ग्लैंड्स होते हैं जो या तो उसके अंदर होते हैं या बाहर उससे जुड़े होते हैं. जैसे अंदर कहा जाए तो माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, और बाहर कहा जाए जो बाहर उससे अटैच्ड हैं दैट इज़ लीवर एंड पैंक्रियाज, जो कि बाहर हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं हैं. अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इट मे अराइजेस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. इसमें से कौन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है. तो मे बी पॉसिबल यू हैव राइट ऑप्शन दैट इज लीवर और पेंक्रियास, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है. ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है. तो ये टोटल 5 ग्लैंड्स हैं, और एलिमेंट्री कैनाल कहा जाए तो ये 5
एलिमेंट्री कैनाल में ये इसके 5 पार्ट्स हैं, ये मिलकर खाने को पचाते हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड द ब्रेकिंग डाउन, अगर कहा जाए केमिकल नेचर है ब्रेकिंग डाउन, अगर कोई बड़े मॉलिक्यूल छोटे में टूट रहे हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखेंगे, अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर केमिकली छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है तो उसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। और अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, या एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। मे बी इट arises in the form of question, कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है, डाइजेशन इज अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक, ठीक है। डाइजेशन रेस्पिरेशन भी कैटाबॉलिक है क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का भी स्प्लिटिंग डाउन, कहीं पे भी इस तरह का इट साउंड्स लाइक स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग, देन इट इज कैटाबॉलिक। एंड इट साउंड्स लाइक एडिंग, एनीथिंग इज एडिंग, तब वो क्या है, एनाबॉलिक है। तो कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक को हिंदी में उपचय कहते हैं, एनाबॉलिक को अपचय कहा जाता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू है जिसमें आप ये सारे ग्लैंड्स और ये कैनाल के बारे पढ़ने वाले हैं। Now here we are going to see that in human digestive system, here is schematic diagram with their labeling. First of all, we have studied the digestive system composed of 2 main parts. मैंने देखा कि digestive system में 2 main parts हैं, that is alimentary canal and glands. Glands are called digestive gland because they are for digestion process. Alimentary canal are for passing the food into various medium and various pathway for their proper digestion, ठीक है। तो मतलब एलिमेंट्री कैनाल इसलिए है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का प्रॉपर फंक्शन यही है कि पुश करना फूड को, एक प्रॉपर पाथवे देना और उनका प्रॉपर डाइजेशन एक प्रॉपर मीडियम में देना। मीडियम मीन्स इट में बी एसिडिक और अल्कलीन मीडियम, अल्कलीन मीन बेस मीडियम। जैसे माउथ में कहा जाए तो अल्कलीन मीडियम में हमारे फूड का डाइजेशन शुरू होता है, दैट इज़ माउथ। इन माउथ डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट with the presence of teeth, tongue and salivary gland, ठीक है। माउथ में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड के हेल्प से। तो मुंह में सबसे पहले खाना पचना शुरू हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन माउथ, इट मे बी माउथ, इफ नॉट गिवन देन द कैविटी इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड बकल कैविटी। माउथ के अंदर जो कैविटी होती है उसे बकल कैविटी कहते हैं और उसी बकल कैविटी के हेल्प से मुंह में, बकल कैविटी में खाना मुंह में स्टार्ट हो जाता है पचना। इसके बाद द फूड पास थ्रू फेरिंग्स, फूड पास होता है फेरिंग्स के रास्ते से होके। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स हमारे माउथ और नसल कैविटी, नसल कैविटी मतलब नाक की जो कैविटी है, दोनों से एक कॉमन रास्ता है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब हम सांस लेते हैं, वी इनहेल एंड वी स्वेलो फूड, बोथ फूड एंड एयर पास थ्रू अ पैसेज कॉल्ड फेरिंग्स। दोनों एक पैसेज से पास हो रहे हैं जिसे हम फेरिंग्स कह रहे हैं। जब हम खाते हैं तो कहा जाता है खाते समय नहीं बोलना चाहिए, कारण यही है कि हर समय हमारा फेरिंग्स ओपन है क्योंकि इट इज़ अ पैसेज फॉर एयर, वो एयर के लिए पैसेज है। लेकिन जब आप खाना निगलते हैं तो फेरिंग्स तुरंत क्लोज्ड हो जाता है जिससे कि खाना सांस की नली में ना जाए। और इसीलिए जब आप बोलते रहते हैं और यू ईट एंड talk simultaneously, then your food may enter to the passage of nasal air pipe, विंड पाइप, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। ओइसोफेगस, इट में ऑल्सो कॉल्ड एज ईसोफेगस भी कहते हैं इसे। तो ओइसोफेगस फूड पाइप को कहते हैं जिसे हिंदी में ग्रास नली कहते हैं। फूड
पुश फूड थ्रू पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस क्या होता है? इट इज़ जस्ट वेव्स लाइक मूवमेंट ऑफ फूड। वेव्स मतलब जैसे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और फिर रिलैक्स हो जा रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पाइप और फिर रिलैक्स हो जा रहा है। इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके फूड को आगे पुश कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं वेव्स लाइक मोशन। ये एक वेव्स की तरह मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट से फूड आगे बढ़ता है और ओइसोफेगस फूड को माउथ से स्टमक तक पुश करता है। स्टमक में फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होता है और फूड की प्रॉपर चर्निंग होती है, मतलब उसे मिक्स किया जाता है, और उसके कारण फूड में कुछ प्रोटीन्स वगैरह स्टमक में कैसे होते हैं वो आप आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर एक पैसेज आपको बताया जा रहा है। तो स्टमक में आप एक एसिडिक मीडियम में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। इसके बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्टमक के बाद जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टमक का होता है, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आप जिसे कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ड्यू टू नैरो ल्यूमेन, मतलब उसके अंदर का जो ल्यूमेन है, जगह है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे एक पाइप है, मान लीजिए बहुत पतली पाइप है और एक बहुत चौड़ी पाइप है। तो जो पतली वाली पाइप है डेट इज़ लाइक अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बहुत ही पतली होती है जिसके कारण उसे स्मॉल कहते हैं। बट इट्स लेंथ इज़, अगर इसके लेंथ की बात करें तो इट इज़ लॉन्गेस्ट इन साइज, मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा है, 6.25 to 7 मीटर, और इट इज़ जस्ट एज 20 फीट, ये 20 फीट है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो या तो 20 फीट कह लीजिए या तो 7 मीटर तक होती है। और आपने एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी देखी थी? एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ थी 10 मीटर तक या 30 फीट तक। तो 10 मीटर तक में अगर सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन ही 7 मीटर है तो इट इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, इनके नाम भी आ सकते हैं, जैसे आपसे कभी पूछा जाए इलियम इज़ अ पार्ट ऑफ, ड्यूडेनम इज़ अ पार्ट ऑफ, जेजुनम इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसमें भी इलियम सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट पार्ट, इलियम इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है? ड्यूडेनम में खाना, जो फूड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो ड्यूडेनम में स्टमक से पुश होके आता है। वहाँ पे लीवर के बाइल जूस भी आते हैं, जो लीवर बाइल जूस बना रहा है। पैंक्रियास का पैंक्रिएटिक जूस भी वहीं एंटर करता है, और itself it secrete intestinal juice because small intestine have डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड होने के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन खुद एक प्रकार से उसके अंदर ग्लैंड्स होने के कारण वो एक जूस बनाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस, विच इज सिक्रेटेड इन ड्यूडेनम, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो कि ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट का पार्ट होगा। और उसी में बाइल जूस भी मिक्स होगा और पैंक्रिएटिक जूस भी आएगा, पूरी तरह से मीडियम एल्कलीन हो जाएगा, क्योंकि बाइल जूस भी एल्कलीन नेचर में है, पैंक्रिएटिक जूस भी एल्कलीन नेचर में है, और इंटेस्टाइनल जूस भी एल्कलीन नेचर में है। तो जो स्टमक से एसिडिक फूड आया था वो एल्कलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे खाना पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन होता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर सिर्फ डाइजेशन की बात करें तो ड्यूडेनम में पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, जेजुनम इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, ठीक है। इसके बाद जो अनडाइजेस्ट फूड है, अभी भी जो नहीं पचा है, जिसको पचाने के लिए हमारी बॉडी कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं करती, क्योंकि एंजाइम ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं। आगे आप इसी में एंजाइम्स का मतलब पूरा
नाम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो एंजाइम नहीं है अगर फूड को पचाने के लिए, तो इस कारण से वो फूड डाइजेस्ट कंप्लीट नहीं होगा अच्छे से, और वही अनडाइजेस्ट फूड जैसे सेल्यूलोज हो गए, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब डाइजेस्टेबल फूड नहीं है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में एंटर करेंगे। सीकम से ये पूरा पार्ट है कोलोन का, ये कोलोन में जाएंगे। कोलोन में उनके वाटर और मिनरल्स, वाइटामिन्स वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वाटर, मिनरल्स, वाइटामिन एब्जॉर्ब होगा। वाटर, मिनरल्स और वाइटामिन्स एब्जॉर्ब होंगे, कुछ वाइटामिन वहाँ सिंथेसिस भी होंगे और फिर एब्जॉर्ब्ड होंगे, जैसे वाइटामिन के, वाइटामिन B12, ये सिंथेसिस होंगे और उसके बाद वहीं पे एब्जॉर्ब्ड भी होंगे। और उसके बाद कहा जाए तो जो फूड का वेस्ट फॉर्मेशन होता है वो यहीं पे बनता है, कोलोन से आगे जाके रैक्टम में वेस्ट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड फीसिस, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस एंड एक्सक्रीशन थ्रू एनस, एनस के द्वारा वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन हैव 5 मेन पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के 5 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले एक वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक कीड़े की तरह संरचना होती है जिसका हमारे डाइजेस्टिव पर्पस में कोई भी काम नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ, अगर करके क्वेश्चन आता है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स हैविंग नो फंक्शन, इनका आपके बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। अवशेषी भाग, अवशेष मतलब खराब, अवशेष बचा हुआ, वेस्ट, ठीक है। तो अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन। पूछे जाते हैं, अगर कभी भी आपसे वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम पूछे जाए तो और भी हैं काउंटिंग में, लेकिन यहाँ पे अपेंडिक्स एक आप याद रख सकते हैं। अपेंडिक्स के बाद खाना सीकम में आता है। सीकम का भी कोई फंक्शन तो नहीं है, लेकिन प्रॉपरली ऐड है कोलोन से, तो इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। मेन फंक्शन इसमें कोलोन का है। कोलोन वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, मिनरल एब्जॉर्ब कर लेगा, वाइटामिन एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद वहीं पे वाइटामिन कुछ सिंथेसिस भी होंगे कोलोन में, फिर रैक्टम में फीसिस फॉर्म्ड होंगे, एक्सक्रीशन एनस से होंगे, एनस से फीसिस मल बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा जो वेस्ट होगा। इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। Digestive gland secrete digestive juice. Now we are going to study digestive gland. Digestive gland is a part of digestive system. मतलब ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक वर्ड आता है ऑर्गन, एक वर्ड आता है ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक ग्लैंड्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ बॉडी के स्पेशलाइज्ड सेल हैं। और ये क्या कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है। और ये एंजाइम जो हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन हैं, ठीक है। आपसे कभी पूछा भी जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एंजाइम इज़ अ टाइप ऑफ, तो एंजाइम इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। एंजाइम को प्रोटीन कहते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, और एंजाइम एक प्रकार के बायोकैटलिस्ट भी होते हैं। इन्हें बायोकैटलिस्ट क्यों कहते हैं? कैटलिस्ट मीन्स विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शंस, कौन से रिएक्शंस को, डाइजेशन एक प्रकार का रिएक्शन है और उसके रेट को एंजाइम बढ़ा दे रहे हैं। तो एंजाइम भी एक प्रकार के बायोकैटलिस्ट हैं, एक प्रकार के प्रोटीन हैं, और जिन्हें बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। हाँ, all enzyme are protein. It may be noted that all enzyme are protein. सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, but all protein are not enzyme. लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता। कुछ ही ऐसे प्रोटीन हैं कहा जाए जो एंजाइम में इंक्लूडेड हैं, और बाकी बॉडी के प्रोटीन एंजाइम में इंक्लूडेड नहीं। जैसे मसल्स में प्रोटीन होता है, बोन्स में प्रोटीन होता है, हमारे स्किन में प्रोटीन है, हेयर में प्रोटीन है। तो क्या सारे प्रोटीन एंजाइम हैं? नो, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। लेकिन एंजाइम प्रोटीन से बना है, उसका मेन पार्ट प्रोटीन होता है। देखिए उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं एंजाइम के,
एक प्रोटीन पार्ट, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट बाद में आके अटैच्ड होता है और उसे कैटलिस्ट बना देता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब ये मिलके बायो कैटलिस्ट हो जाता है। तो आपसे कभी क्वेश्चन आ सकता है प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड, तो प्रोटीन पार्ट एंजाइम का क्या है? एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं तो एपो एंजाइम, एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं तो प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर कहा जाता है। तो ये एक कोफैक्टर की तरह काम करता है और अटैच्ड हो जाता है, तब जाके एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, मैंने 3 ग्लैंड्स को लिख दिया है, जिसमें से माउथ सबसे पहला, माउथ में ही डाइजेशन क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि माउथ में ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड इन माउथ सिक्रीट्स, सैलिवरी ग्लैंड माउथ में सैलिवरी ग्लैंड है सिक्रीट। अगर कहा जाए तो इसमें सलाइवा, माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें सिक्रीट होता है, उससे सिक्रीट होता है सलाइवा। और इसी सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? इस सलाइवा में प्रेजेंट है एंजाइम। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा एंड सलाइवा कंटेन एंजाइम, जिसमें नाम क्या है? टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज। आपसे जैसे क्वेश्चन आता है, कभी आपसे पूछ लिया जाए टाइलिन इज प्रेजेंट इन, टी साइलेंस है, इसे टाइलिन प्रोनाउंस करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन टाइलिन है, या इसी को सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं, अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। तो ये टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज सलाइवा में है। क्या पचाता है? स्टार्च को पचाता है। ठीक है, तो स्टार्च डाइजेस्ट बाय टाइलिन, टाइलिन इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा सिक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन माउथ। ये आप इस तरह से मैंने एरो करके लिख दिया है, आप याद रख सकते हैं। दूसरा ग्लैंड हमारे स्टमक में है, स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट, गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर कहा जाए, सिक्रीट मतलब होता है निकलना, रिलीज होना। शरीर के सेल से अगर कोई लिक्विड रिलीज हो रहा है तो उसे सिक्रीट कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं स्वेट सिक्रीट हो रहा है, पसीना निकल रहा है। तो उसी तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और इसी गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट है? HCl। HCl कहाँ पाया जाता है? हमारे स्टमक में। स्टमक में HCl सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। HCl का काम क्या है? इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, और इसी एसिडिक मीडियम के कारण जो एंजाइम आप यहाँ नाम देख रहे हैं पेप्सिन, पेप्सिन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन व्हेन इट इज सिक्रीटेड। जब पेप्सिन सिक्रीट होता है तो ये पेप्सिन के फॉर्म में नहीं होता है, तब इसे हम कहते हैं पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन कौन बनाता है? HCl। HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में एक्टिव कर देता है, तब जाके पेप्सिन हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, ये प्रोटीन को पचा रहा है। रेनिन डाइजेस्ट कैसीन। कैसीन क्या है? आपसे कभी पूछा भी जाए तो हम लोग जो दूध पीते हैं उस दूध में जो प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड कैसीन। कैसीन इज कॉल्ड मिल्क प्रोटीन, कैसीन इज कॉल्ड मिल्क प्रोटीन, दूध के प्रोटीन को कहते हैं। कभी क्वेश्चन आता है तो कैसीन, दूध में 80% कैसीन होता है, और एक और प्रोटीन का नाम है 20% वे प्रोटीन होता है। दूध में वे प्रोटीन 20% होता है, कैसीन 80% होता है, लेकिन मेन कैसीन को पचाने के लिए बॉडी में एंजाइम बनता है दैट इज रेनिन, एंड रेनिन बच्चों में ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो बच्चों में ज़्यादा क्यों बनता है? क्योंकि देयर मेन फूड इज़ मिल्क, उनका मेन डाइट मिल्क है, तो दूध को पचाने के लिए उनमें रेनिन बनता है। ठीक है, लीवर, लीवर इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बहुत मेन पॉइंट्स है, नोट करेंगे। और लीवर सिक्रीट, लीवर किसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं है, खुद अपने में एक ग्लैंड है जो कि एलिमेंट्री कैनाल से बाहर से अटैच्ड है। और लीवर सिक्रीट बाइल जूस, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है विच हेल्प इन फैट इमल्सिफिकेशन, और इससे फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, फैट टूटता है। ठीक है, तो फैट को तोड़ना मतलब उसके बड़े मॉलिक्यूल को, इमल्सन सुना है आपने? इमल्सन
इमल्सन मतलब मिक्सचर ऑफ ऑयल प्लस वाटर, जिसमें पानी ज़्यादा रहेगा, और इसी पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जब फैट का मॉलिक्यूल्स होगा तो ये फैट का मॉलिक्यूल्स आगे जाके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा और ये पानी के अंदर एक मिक्सचर के फॉर्म में छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स मिक्सचर के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो ऑयल और वाटर एक मिक्सचर के फॉर्म में जिसमें फैट मॉलिक्यूल और छोटा टूट जाए तो एक इमल्सन बना देता है, और यही इमल्सन जब बन जाता है तो उसे आगे जाकर एंजाइम फैट को पचाने के लिए बहुत आसानी हो जाती है उसके लिए कि वो फैट को पचाए। तो इसलिए लीवर प्रायर टू देयर डाइजेशन से पहले फैट को इमल्सन किया जाता है, उसे इमल्सीफाइड कर दिया जाता है, और उसे इमल्सीफाइड करने में बाइल जूस हेल्प करता है। ठीक है, तो बाइल जूस हेल्प इन फैट इमल्सिफिकेशन, फैट को इमल्सन बनाने में मदद करता है। फैट इमल्सिफिकेशन कहाँ से होता है? बाइल जूस से। देखिए एक कॉम्पोजिशन आपको यहाँ बता दे, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं है, आप इसका कॉम्पोजिशन देख सकते हैं। बाइल जूस में 97% तो पानी है, इसके अलावा इसमें फैट है, कोलेस्ट्रॉल है जिसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल के अलावा इसमें बाइल सॉल्ट्स है, बाइल सॉल्ट्स के अलावा इसमें बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट्स प्रोटीन होते हैं, बाइल पिगमेंट प्रोटीन होते हैं, बाइल पिगमेंट प्रोटीन होते हैं, और ये बाइल पिगमेंट के कारण बाइल जूस का एक येलो कलर होता है जिसमें दो प्रोटीन के नाम आ जाते हैं, एक है बिलीरूबिन एंड बिलीवर्डिन। इसको भी थोड़ा और डिटेल, हल्का फुल्का डिटेल जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आगे बता देंगे। तो बाइल जूस का ये कॉम्पोजिशन है, 97% वाटर, फैट, कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, हैविंग नो एंजाइम। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि एंजाइम नहीं बनाता, या ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस बाइल जूस है जिसमें एंजाइम नहीं होता, तो बाइल जूस। ठीक है ना, इसमें लीवर में कुछ थोड़ा डिटेल में है, जैसे कि लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लीवर के बारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। लीवर का वेट जो है वो 1.25 to 1.5 kg है। सेल, हिपैटिक सेल मेन इसका जो पूरा सेल है लीवर का उसे हिपैटिक सेल कहते हैं। एंड द नेम डिराइव्ड ऑफ इट्स स्टडी इज हिपैटोलॉजी फ्रॉम दिस सेल। इसकी स्टडी का जो नाम डिराइव्ड है हिपैटोलॉजी, द स्टडी ऑफ लीवर, वो हिपैटिक सेल से ही डिराइव्ड है। मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी होता क्या है? रीजनरेट करना, मतलब फिर से रिन्यू हो जाना, एक तरह से समझ लीजिए सेल नए बनने लगना। जैसे मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गया तो वहाँ चोट लग जाने पे फिर से नए सेल्स रीजनरेट होते हैं। छिपकली, रेप्टाइल्स, सम ऑफ द रेप्टाइल दैट इज लिजार्ड, या फिर आप स्टार फिश को देखेंगे उनके लिम्स रीजनरेट हो जाते हैं, लिजार्ड टेल्स रीजनरेट हो जाता है। उसी तरह से हमारे बॉडी का एक कैपेबिलिटी जिसमें कहा जाए मैक्सिमम अगर कहा जाए तो लीवर में है, लीवर के सेल रीजनरेट होते हैं, इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा रीजनरेट होने की टेंडेंसी होती है। जैसे कहा जाए, आपने कभी सुना होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसमें आपने किडनी का नाम सुना होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी होते हैं ट्रांसप्लांट होते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। किडनी में अगर मान लीजिए किसी की एक किडनी खराब हो गई है, एक ही किडनी फंक्शन कर रही है तो ठीक है, दो किडनी है, एक किडनी फंक्शन करने पे भी पर्सन सरवाइव कर सकते हैं, उनका सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन हाँ उनकी फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि एक ही किडनी उनके बॉडी में फंक्शन कर रही है। लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो गई तो उस कंडीशन में अगर उनको एक किडनी किसी को उन्हें डोनेट देना होगा, उस कंडीशन में जब उनको किडनी ट्रांसप्लांट होगा तो एक पूरी किडनी उन्हें ट्रांसप्लांट की जाएगी। हार्ट में एक हार्ट ट्रांसप्लांट होना मतलब कि कोई मृत व्यक्ति के हार्ट को दूसरे में ट्रांसप्लांट कर देना। लेकिन लीवर के केस में ये है कि अगर कोई पर्सन
जो सरवाइव कर रहा है, जो जिंदा है, उस कंडीशन में भी अगर चाहे तो अपना लीवर डोनेट कर सकता है। कैसे? पूरा लीवर नहीं देना है, अगर आप लीवर का 25% भी अगर वो पर्सन अपना डोनेट कर दे तो वो 25% लीवर का जो टिश्यू है वो दूसरे पर्सन के अंदर जाकर ट्रांसप्लांट होने के बाद पूरे 100% में रिकवर रीजनरेट हो जाएगा, और जिसने ट्रांसप्लांट किया है उसका भी पूरा 100% मेकअप हो जाएगा। तो ये हमारी बॉडी में एक लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ये टेंडेंसी है, बाकी किसी में नहीं है। तो लीवर में रीजनरेशन, ये क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी किस में होता है, तो लीवर में मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा रीजनरेट करने की टेंडेंसी। इसी कारण से किसी जिंदा व्यक्ति का 25% लीवर भी डोनेट किया जा सकता है एक पर्सन को जिसके अंदर लीवर खराब हो गया है। या कभी आपने सुना होगा कि उसका 70% लीवर खराब हो गया, वो 25% लीवर में ही सरवाइव कर रहा है। तो लीवर में रीजनरेशन हो रहा है, तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ पर्सन सर्वाइव कर सकते हैं। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस टेम्पररी कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी में एक थैली है, ब्लैडर वर्ड ही थैली को डिनोट करता है। जैसे सुना होगा आपने यूरिनरी ब्लैडर, उसी तरह से गॉल ब्लैडर होता है। यूरिन स्टोर्ड होना टेम्पररी बॉडी के अंदर, यूरिन ब्लैडर। बाइल जूस स्टोर्ड होना टेम्पररी, गॉल ब्लैडर। इसलिए गॉल ब्लैडर को ऑपरेट करके हटाया भी जा सकता है अगर इसमें स्टोन हो जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट नामक स्टोन्स बनने लगता है, जिसके कारण फिर गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। एनीवेज वो दूसरा बात है। अभी यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि गॉल ब्लैडर का सिर्फ एक फंक्शन है कि वो टेम्पररी बाइल जूस को स्टोर कर रहा है। उसके बाद लीवर का एक पार्ट है जिसे सेल है, जिसे हम कुफर सेल कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है। कुफर सेल कुफर सेल इज पार्ट ऑफ करके क्वेश्चन आ जाए तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीवर। एंड कुफर सेल्स आर टाइप ऑफ मैक्रोफाज। ये एक प्रकार से मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज किसे कहते हैं? एक बहुत सिंपल सा नाम आपको बता दें। मैक्रोफाज मतलब आप समझ लीजिए भक्षक, खा जाना। हमारे शरीर में कुछ मैक्रोफाज होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ मैक्रोफाज होते हैं जो लगातार हमारे शरीर में क्लीन अप का काम करते हैं, सफाई करने का काम करते हैं। किस चीज़ को क्लीन कर रहे हैं? वो हमारे बॉडी के बैड बैक्टीरिया को, बैड बैक्टीरिया ऑफ बॉडी जो हमारे बॉडी में हैं, वो लगातार उन्हें निगल के नष्ट कर दे रहे हैं। और जो सेल्स निगल के नष्ट कर रहे हैं वो हमारे बॉडी के क्या हैं? वो हमारे बॉडी के मैक्रोफाज हैं। तो मैक्रोफाज हमारे शरीर के सेल हैं जो कि निगलने का काम करते हैं, वो बैक्टीरिया को निगल जाते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में कुछ ब्लड सेल्स भी होते हैं जिन्हें मैक्रोफाज कहते हैं। जब आप ब्लड पढ़ेंगे तो आप वाइट ब्लड सेल्स में कुछ नाम पढ़ेंगे, जिसमें कि एक नाम आ जाएगा वाइट ब्लड सेल्स में आपका मोनोसाइट्स, और एक नाम आपका आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स। यहाँ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है। वो भी हमारे बॉडी के मैक्रोफाज है। तो मैक्रोफाज क्या होते हैं? हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया को निगल जाते हैं और हमारे बॉडी के बैड बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं। तो इसमें लीवर का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब कहा जाए काम है, फंक्शन है कि लीवर एक फंक्शन के लिए नहीं बना होता है। लीवर बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन के लिए हमारे बॉडी में बना हुआ है। इनफैक्ट इसी पॉइंट पे आप एक वर्ड लिख सकते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस लीवर में हो रहे हैं, इसलिए लीवर को कहा जाता है मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ बॉडी। मेटाबॉलिज्म मतलब ही होता है बहुत सारा केमिकल प्रोसेस होना। तो लीवर हमारे बॉडी में एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, ठीक है। लीवर बाइल जूस बना रहा है। बाइल जूस को पहले ही मैंने आपको बता दिया कि वो फैट इमल्सिफाइड कर रहा है। इसके बाद फोर्थ ग्लैंड ऑफ बॉडी दैट इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से कुछ और पॉइंट्स है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा सकते, वो आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, हार्मोन में पढ़ेंगे, बट यहाँ उसका एक वर्ड आप लिख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पैंक्रियाज हमारे लिए क्या बना रहा है? पैंक्रिएटिक जूस बना रहा है। लेकिन पैंक्रियाज सिर्फ पैंक्रिएटिक जूस नहीं बनाता, बल्कि पैंक्रियाज हमारे बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड है जो
एंजाइम जो हार्मोन एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी सिक्रीट करता है। पैंक्रियास सिक्रीट हार्मोन एज वेल एज एंजाइम। उतने ही अच्छे तरीके से ये एंजाइम भी सिक्रीट कर देता है और हार्मोन भी सिक्रीट करता है। दो प्रोसेस होना, एक ही ग्लैंड का दो काम होना, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ बॉडी। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे बॉडी में मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है, तो हमारे बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड पैंक्रियाज है। या कौन सा ऐसा ग्लैंड है विच ग्लैंड सिक्रीट एंजाइम एज वेल एज अ हार्मोन, तो पैंक्रियाज। एंड अनदर पॉइंट इज pancreas is called heterocrine gland of body. Heterocrine, hetero means different, crine means secretion, different secretion क्या है? different secretion एंजाइम है और हार्मोन है। तो ये दो पॉइंट, आप दो तीन पॉइंट्स पैंक्रियास के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रिस्पेक्ट में ज़रूर याद रखिएगा कि पैंक्रियास सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस, pancreas also secrete hormone, it has both type of function, therefore it is called mixed gland of body and heterocrine glands of body। ठीक है, हार्मोन्स के बारे तो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्रिनोलॉजी में। आप यहाँ इसके एंजाइम का फंक्शन देख सकते हैं। अब देखिए टोटल आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। मे बी पॉसिबल, और आते भी हैं, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए इस तरह का क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंजाइम आर प्रेजेंट इन, लाइपेज एंजाइम आर प्रेजेंट। एमाइलेज दो जगह नाम सुना है आपने, एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, एक होता है सेलिवरी एमाइलेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज को स्टार्च पचाना ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके मुंह में खाना बहुत देर तक नहीं रहता। हम मुंह में खाना बहुत देर तक रखते भी नहीं हैं, हम बहुत जल्दी उसे निगलते हैं। ठीक है, दैट इज़ आवर बैड हैबिट, बट इट इज़ इन आवर रूटीन, वो हमारे रूटीन में है। तो वो तो एक अनदर टॉपिक हो गया जिस पे डिस्कशन किया जा सकता है। बट यहाँ आप ध्यान रखिए कि मुंह में पूरा स्टार्च नहीं पच पाता है, क्योंकि खाना बहुत कम समय तक रहता है। तो पूरे स्टार्च को पचाने के लिए हमारे पैंक्रियाटिक जूस में भी स्टार्च पचाने वाला पैंक्रियाटिक एमाइलेज है। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन पचाता है, लाइपेज लिपिड को पचाता है, एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, और न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लियोटाइड मीन्स, मैंने आपको पहले बताया था, जेनेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए आरएनए को ही कहते हैं। डीएनए को का जो एक यूनिट है, वो मल्टी यूनिट्स है, उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए भी क्लीव्ड होता है, टूटा जाता है, तोड़ा जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लिएजेस, एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च पचा रहा है, फैट को इमल्सिफाइड कर दिया जाता है बाइल जूस से, उसके बाद फैट को लाइपेज पचा देता है। ठीक है, तो इस तरह से पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस और उसके कुछ एंजाइम्स के नाम। फिर आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कहाँ पाया जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और थोड़ा अंदर इसके जाएं तो कहाँ पाया जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? पहले पार्ट में, ड्यूडेनम में। इससे क्या सिक्रीट होता है? इंटेस्टाइन जूस। और ये इंटेस्टाइन जूस में लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये 3 एंजाइम हैं। लैक्टेज डाइजेस्ट लैक्टोज, माल्टेज डाइजेस्ट माल्टोज, सुक्रेज डाइजेस्ट सुक्रोज। नाम तो बड़ा सिंपल सा है और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल जा रहा है, उसका आंसर पूरी तरह से क्लियर है। एज हटा दीजिए, ओज लगा दीजिए, तो शुगर का नाम हो गया। एज मतलब एंजाइम हो गया, और ओज मतलब शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा, यहीं पे हम आपको न्यूट्रिएंट में कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। जैसे कि दूध में प्रोटीन तो कैसीन होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, 80% कैसीन और 20% वे प्रोटीन है। लेकिन अगर दूध में शुगर कौन सा है, किसके कारण दूध की मिठास होती है, अगर पूछा जाए तो लैक्टोज। लैक्टोज से आप याद रख सकते हैं लैक्टोमीटर,
टू मेज़र द प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध के प्योरिटी को नापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो लैक्टोज को क्या कह सकते हैं, मिल्क शुगर। तो आपसे कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्क शुगर इज डाइजेस्ट बाय, तो आपको मालूम होना चाहिए मिल्क शुगर किससे बोल रहे हैं, मिल्क शुगर बोल रहे हैं लैक्टोज को, डाइजेस्ट बाय लैक्टेज। माल्टोज, माल्टोज को कहते हैं ग्रेन शुगर, ग्रेन शुगर बहुत सारे अनाजों में है, चावल में भी है लेकिन चावल में डायरेक्ट नहीं मिलता, चावल से डायरेक्ट आपको स्टार्च मिलता है, स्टार्च चावल में होता है, पोटैटो में बहुत ज़्यादा है और स्वीट पोटैटो में बहुत ज़्यादा है, शकरकंद में। जब चावल आप मुंह में पचाना शुरू कर देते हैं आपकी बॉडी, तो पचने के बाद माल्टोज बनाता है और माल्टोज फिर ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। तो माल्टोज को ग्रेन शुगर कहते हैं, वीट हो गया, बार्ली हो गया, बहुत से में है, और ये पचाता है, ग्रेन शुगर किससे पचता है, माल्टेज से। सुक्रोज, सुक्रोज किस में पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है गन्ने में, इसे केन शुगर कहते हैं। अब आप खुद ही हमें बता सकते हैं गन्ने से क्या बनता है, चीनी, गन्ने से क्या बनता है, गुड़, तो गुड़ में जैगरी, और चीनी, चीनी को इंग्लिश में टेबल शुगर लिखा जाता है, चीनी टेबल शुगर। तो आपसे पूछा जाए टेबल शुगर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि टेबल शुगर इज, तो टेबल शुगर किसे कह रहे हैं, सुक्रोज को कह रहे हैं। और टेबल शुगर को पचाने के लिए हमारी बॉडी कौन सी एंजाइम बना रही है, सुक्रेज। तो टेबल शुगर इज डाइजेस्ट बाय सुक्रेज। केन शुगर किसे कह रहे हैं, गन्ने में कौन सा शुगर है, सुक्रोज, डाइजेस्ट बाय सुक्रेज। जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, गुड़ में कौन सा शुगर है, गुड़ में सुक्रोज है और डाइजेस्ट बाय सुक्रेज। गुड़ और चीनी में इतना ही अंतर है कि चीनी को बहुत आर्टिफिशियली रिफाइंड किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, गुड़ बहुत ही रॉ फॉर्म में होता है जो कि गन्ने से बनता है, और उसकी विटामिन कंटेंट्स, विटामिन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मतलब उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसे रिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए इट इज़ बेटर टू यूज़ जैगरी देन टेबल शुगर, ठीक है। तो एनीवेज ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक इज़ कंप्लीट।